मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का विषय भूगोल यानी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और बच्चों, जिसमें आप देखने वाले हैं 7वां पाठ लोक संख्या यानी जनसंख्या भाग 2। यस, पॉपुलेशन पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो चलिए बच्चों, जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। विश्व की जनसंख्या किस तरह से बढ़ती जा रही है ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन देखिए किस तरह से यस बच्चों दिन प्रतिदिन जनसंख्या किस तरह से पूरे विश्व की इस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों तो बच्चों, अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि की यानी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें इस बच्चों, तो आप देख सकते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट के रूप में इसे हम जानते हैं। तो बच्चों, इसके पहले पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया है। जिस बच्चों हमने देखा जनसंख्या वृद्धि के बारे में पार्ट 1 में हमने विस्तार से देखा हुआ है। इस बच्चों हमने जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रवासन, यस बच्चों माइग्रेशन, इसके बारे में हमने देखा हुआ है। जनसंख्या वितरण के बारे में भी बच्चों पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया हुआ है। तो बच्चों, आज उसी क्रम में हम और पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने जनसंख्या घनत्व भी देखा हुआ है तथा बच्चों एक चर्चा हमने की थी कि एक कृति करने के संदर्भ में कि अपने आसपास 20 व्यक्तियों के नाम को आप लिखिए, जिसमें छोटे बड़े बुजुर्ग सुशिक्षित अशिक्षित यस कर्मचारी व्यापारी सब शामिल हो। और बच्चों इस कृति को आप करिए, इसका वर्गीकरण करने की बात कही गई थी। इस बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे करने का प्रयास किया होगा। तो आज उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए देखने का प्रयास करेंगे बच्चों, जो गतिविधि की एक्टिविटी की हम बात करें उसी के संदर्भ में। तो जो बच्चों कुछ विद्यार्थियों ने शायद इस एक्टिविटी को की होगी। तो बच्चों, इस गतिविधि में आपने देखा होगा, इस आपको ध्यान आया होगा कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी जनसंख्या कम होती है तो कभी जनसंख्या बढ़ती है। इस बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। यह वृद्धि अथवा कमी कुछ कारकों पर निर्भर होती है। तो बच्चों, जिसमें मुख्य रूप से देखते हैं तो जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु तथा स्थलांतर यानी बच्चों माइग्रेशन की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर, तो इसको जो स्थलांतर कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, चलिए कृति की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। यस बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने थोड़ी सी पहले की थी। यहाँ पर भी थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि अपने आसपास के 20 व्यक्तियों के नाम याद करना है और उन्हें इस जो निम्नलिखित वर्ग हैं इनमें विभाजित करना है। जैसे अगर आपने 20 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं तो उसमें छोटे बड़े, जिस बच्चे वो बुजुर्ग, सुशिक्षित अशिक्षित, स्त्री पुरुष, यानी ये जो कैटेगरी की हम बात करें, विद्यार्थी कितने हैं, उसमें कर्मचारी कितने हैं, व्यापारी कितने हैं, व्यवसायी कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, गृहिणी कितने हैं, इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन करना है। इसे विभिन्न वर्गों में बच्चों आपको रखना है। यस, ये जो 20 व्यक्तियों की बात कही तो आपको पता चलेगा, एक डेटा आपको मिलेगा कि इसमें कितने सुशिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, कितने विद्यार्थी हैं। तो ये बच्चों आप कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के संदर्भ में और आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि जब आप इस तरह के वर्गीकरण करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको क्या विशेषताएं समझ में आती हैं। तो बच्चों, इस तरह की कृति आप करके देख सकते हैं। इसके पहले भी हमने थोड़ी इसके बारे में चर्चा की थी। तो क्या ऐसा वर्गीकरण पूरे देश के लिए किया जा सकता है जिस तरह से यस बच्चों अगर अभी हमने चर्चा की, अगर 20 व्यक्तियों के नाम आप लेते हैं तो उसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने विद्यार्थी हैं, यस कितने वृद्ध हैं, तो इस तरह से कितने युवा हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं। तो क्या इस तरह का वर्गीकरण पूरे देश के लिए किया जा सकता है? तो बच्चों आपके दिमाग में ये बात आएगी, हाँ क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। लेकिन ये डेटा ये बच्चों काफ़ी कठिन है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थित रूप से काम जो
किया जाए तो किया जा सकता है। और बच्चों आपको मालूम है इस संदर्भ में हमारे देश की बात करें तो जो सेंसस यानी बच्चों जो 10 साल में जनगणना होती है, इस तरह के तमाम डेटा इकट्ठा किए जाते हैं। इस बच्चों तो आप देखेंगे कि आप जब ये वर्गीकरण कर रहे हैं तो कौन कौन सी समस्या है वो आप देखिए, और इस वर्गीकरण में जनसंख्या की गुणवत्ता का इसका क्या संबंध होता है ये भी आप पता लगाने का प्रयास आपको करना है। इसके बारे में हम चर्चा आगे करने वाले हैं। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संरचना की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो बच्चों जनसंख्या को अलग अलग घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे बच्चों अभी हमने थोड़ी समय पहले ही चर्चा की थी। तो इन घटकों के परस्पर संबंधों के अध्ययन के द्वारा किसी प्रदेश की जनसंख्या की संरचना एवं गुणवत्ता का पता चलता है। तो किसी प्रदेश विशेष की जनसंख्या कितनी है, यह उसकी संरचना तथा उसकी गुणवत्ता का भी पता चलता है। ये इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इसी संदर्भ के अगर स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं। तो बच्चों जनसंख्या का स्त्री एवं पुरुष में वर्गीकरण सर्वाधिक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक वर्गीकरण है। सामान्यतः जनसंख्या के ये दोनों घटक समान अनुपात में हो तो जनसंख्या में संतुलन दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है किसकी, पुरुष और स्त्रियों की बात हो रही है। तो अगर पुरुष और स्त्रियों की संख्या की अगर बात करें, अनुपात की बात करें, समान अनुपात में हो तो जनसंख्या में संतुलन दिखाई देता है, क्योंकि ये जरूरी है। तो जनसंख्या के अध्ययन में स्त्री पुरुष अनुपात का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह अनुपात प्रमाण निम्नलिखित पद्धति से निकाला जाता है। तो इसके लिए बच्चों एक सूत्र है, एक फार्मूला है, कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब लिंग अनुपात निकालते हैं बच्चों, ज्ञात करते हैं तो स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या गुणे 1000, राइट। इससे पता चलता है। ध्यान रखिए बच्चों, स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या गुणे 1000 करेंगे तो आपको ये बच्चों लिंग अनुपात मालूम हो जाएगा। तो ये सूत्र बच्चों आपको ध्यान रखना है, आगे इसके संदर्भ में और चर्चा होने वाली है। यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम हो तो लिंग अनुपात कम माना जाता है। यानी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अगर कम हो, और यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक हो तो लिंग अनुपात अधिक माना जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम बच्चों बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रति 1000, ध्यान रखना है, प्रति 1000 यस पुरुषों की संख्या में की तुलना स्त्रियों की संख्या से अगर करें तो उसमें अगर कम है तो लिंग अनुपात कम माना जाता है, और अगर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक हो तो लिंग अनुपात अधिक माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है बच्चों। तो आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों उपरोक्त आलेख की हम अगर बात करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आलेख आप देख सकते हैं। तो चलिए इस आलेख की हम चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 2011 का जो सेंसस का डेटा है वो दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखिए हरियाणा, बिहार, नीचे यहाँ राज्य लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल राज्यों का क्या दिया है बच्चों, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर लिंग अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या दी गई है। अब हरियाणा में देखिए बच्चों 897, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, स्त्रियों की संख्या कितनी है 897। महाराष्ट्र में कितनी है 929, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 929 है। और केरल में कितना है बच्चों 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है 1084। तो जरा ध्यान से देखिए। तो अब इसके आधार पर प्रश्न यहाँ पर दिया किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो बच्चों आप बहुत आसानी से इसे देखकर बता सकते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक है। तो आप देखिए इसका उत्तर है केरल। केरल में आप देखें तो सबसे अधिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है, केरल में। क्योंकि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1084 है, यानी स्त्रियों की संख्या ही अधिक है। किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है, तो आप ध्यान से देखिए आपको सबसे कम दिखाई देगा। तो बच्चे बार ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप देख सकते हैं 897 जो कि सबसे कम है, किसका है हरियाणा का है। तो हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है। महाराष्ट्र की जनसंख्या में संतुलन पाने के लिए अनुपात में कितना एवं किस प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित है। तो बच्चों महाराष्ट्र में कितना है 929। तो 929 दिया हुआ है। तो बच्चों अगर इसमें 71 अगर 71 और जोड़ देते हैं, 71 महिलाएं, 71 महिलाएं अगर यहाँ पर और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 1000, यानी 1000 पुरुषों पर 1000, तब इसे कहेंगे संतुलन की स्थिति, राइट। तो इस तरह से बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे।
यस, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की हम बात करें यस बच्चों, तो जहां स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है वहां मुख्यतः पुरुषों का उत्प्रवास अधिक होता है, राइट। ऐसा प्रवासन यानी माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, अधिकतर रोजगार हेतु होता है। केरल का एक उदाहरण हम समझ सकते हैं, राइट। तो जहां पर बच्चों ये स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है तो वहां पर माइग्रेशन अधिक होता है, कि इस तरह का उदाहरण आप केरल में देख सकते हैं। किंतु जहां स्त्रियों की संख्या कम होती है वहां मुख्यतः स्त्रियों का जन्म दर ही कम होता है। ये हमें ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आयु समूह अनुपात की बात करें, एज स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि किसी प्रदेश में जनसंख्या के उपघटकों के वर्गीकरण हेतु जब आयु का विचार किया जाता है तो उसे जनसंख्या की आय समूह संरचना कहते हैं, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, जनसंख्या के उपघटकों के वर्गीकरण हेतु जब आयु का विचार होता है तब ध्यान रखिए उसे जनसंख्या की आय समूह संरचना जिसे एज स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका उपयोग भविष्य में कार्यशील आयु समूहों एवं आश्रित समूहों का अनुपात समझने में सहायक हो सकता है, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, हम बात करें यस बच्चों कार्यशील आयु समूह की बात कर रहे हैं, यानी कार्यरत जनसंख्या की बात कर रहे हैं, और आश्रित समूह की जब बात करते हैं तो वह आश्रित जनसंख्या से संबंधित है। साथ ही कार्यशील एवं आश्रित समूहों का अनुपात जानने के लिए उपयोगी होता है, यह हमें ध्यान रखना है बच्चों। भारत में कार्यशील जनसंख्या का समूह, ध्यान रखिए बच्चों, जब इसे हम बात करते हैं तो 15 वर्ष से 59 वर्ष, 15 वर्ष से 59 वर्ष की जो आयु समूह है बच्चों, इसे कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कार्यशील जनसंख्या का जो समूह है, एज ग्रुप है, वो क्या है। भारत की अगर बात करें तो 15 से 59, 15 to 19, ये ध्यान रखना है। आज बच्चे इसी क्रम में हम और आगे बढ़तेंगे। यस, तो हम समझेंगे आयु समूह अनुपात की बात कर रहे हैं, एज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी होती है। यस बच्चों, इस समूह के अगर हम बात करें तो व्यक्ति नौकरी व्यवसाय में कार्यरत होते हैं। हम बच्चों कार्यशील जनसंख्या की बात कर रहे हैं। जिस प्रदेश में ऐसे समूह का एवं उसमें भी युवाओं का अनुपात अधिक होता है, ऐसे प्रदेशों का विकास तीव्र गति से होता है। आश्रित जनसंख्या का वर्गीकरण 2 समूहों में किया जाता है, हम आगे देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कार्यशील जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे में अगर युवाओं का अनुपात अधिक होता है, ये तो ऐसे में प्रदेशों का विकास तीव्र गति से होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, इसके बारे में और विस्तार से हम देखने वाले हैं। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं आय समूह अनुपात की बात कर रहे हैं, एज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। 15 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति पूर्णतः कार्यशील समूह पर आश्रित होते हैं। बच्चों जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है, ये उसमें जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, उन्हें अध्ययन करना होता है। उसमें तमाम जगह अधिकांश की बात करें तो विद्यार्थी समूह रहता है, तो वे क्या रहते हैं बच्चों, कार्यशील, ऐसे जो है कि 15 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति पूर्णतः कार्यशील समूह पर आश्रित होते हैं। और 60 वर्ष या उससे अधिक अगर आयु है तो ये भी क्या होते हैं बच्चों, आश्रित में भी शामिल होते हैं। किंतु उनका ज्ञान एवं अनुभव इस समूह की अनमोल विरासत है और इसीलिए वह पूरे समाज के लिए उपयोगी है, राइट। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब 15 वर्ष से कम की बात करते हैं तो इसमें बच्चे शामिल होते हैं, और 60 वर्ष से अधिक की बात करते हैं तो इसमें वृद्ध शामिल होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और 15 से 59 वर्ष ध्यान रखना है बच्चों, कार्यशील जनसंख्या, ये ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं, राइट। तो बच्चों कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना यानी ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन हम जरा समझने का प्रयास करेंगे कि इसे हम कैसे जानेंगे। प्रदेश की जनसंख्या को कार्यशील एवं अकार्यशील समूहों में वर्गीकरण किया जाता है। जो लोग कार्यशील समूह में होकर भी नौकरी अथवा व्यवसाय में कार्यरत नहीं है वे अकार्यशील हुए, राइट। तो ऐसे लोग जो कार्यशील समूह में होकर भी नौकरी अथवा व्यवसाय में कार्यरत नहीं है वे अकार्यशील हुए, ऐसा माना जाता है, राइट। ये आप ध्यान रखिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे समझने का प्रयास करेंगे। इस कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना की, ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। अकार्यशील जनसंख्या भी कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होती है। यदि प्रदेश में कार्यकारी लोगों का प्रमाण अधिक होगा तो उस जनसंख्या को उद्यमशील जनसंख्या कहा जाएगा। ऐसे प्रदेश का विकास तेजी से होता है, राइट। जो कि कार्यकारी लोग जो है बच्चों का, उनकी संख्या अगर अधिक है
तो स्वाभाविक है कि उद्यमशील जनसंख्या होगी और ऐसे में प्रदेश का विकास तेजी से होता है। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और अध्ययन करेंगे। जिस बच्चों हम निवास स्थान की बात करें, एरिया ऑफ रेजिडेंस की बात करने वाले हैं। अधिवास के अनुसार बच्चों, सेटलमेंट आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है। तो अधिवास के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में किया जा सकता है। ग्रामीण भाग में लोग बड़े पैमाने पर प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत रहते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो ग्रामीण क्षेत्र में यानी जो विलेज एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोग प्राथमिक व्यवसाय, तो बच्चों आपने व्यवसाय पढ़ा हुआ है, जो प्राथमिक व्यवसाय की बात करें जिसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहते हैं, और जिसमें बच्चों जो व्यवसाय सीधे प्रकृति पर आधारित होता है, चाहे कृषि की बात करें, पशुपालन की बात करें, मछली पालन की बात करें, तो बच्चों ये प्राथमिक व्यवसाय होते हैं, इन्हें प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहा जाता है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी आपने बच्चों पहले पढ़ा हुआ है, जैसे कच्चे माल पर प्रक्रिया करके, जैसे गन्ने से गुड़ बनाना हो, चीनी बनाना हो, दूध से श्रीखंड बनाना हो, ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, इसे द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। तो बच्चों इसी क्रम में अगर हम थोड़ी और चर्चा कर ले, तृतीयक उत्पादनों की बात कर ले, यानी टर्शियरी की हम बात करें, तो पूरक सेवाएं जिन्हें जो देते हैं, इन्हें सेवा व्यवसाय भी कहा जाता है। जैसे माल ढुलाई हुआ, माल ट्रांसपोर्ट हुआ या माल विक्रय हुआ, बच्चों इसे टर्शियरी या तृतीयक उत्पादन में रखा जाता है। ये हमें तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। और बच्चों एक और होता है जिसे चतुर्थक सेवा या जिसे क्वाटरनरी कहते हैं। तो वो क्या होता है? वो विशिष्ट योग्यता वाला होता है। जैसे दूध के पदार्थों की गुणवत्ता जांच करना, बच्चों पहले की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, आप याद कीजिए कि दूध के पदार्थों की गुणवत्ता अगर जांच करनी हो, इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत होती है और ऐसे को चतुर्थक सेवा में शामिल किया जाता है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए आपको आगे बढ़ रहे थे। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों हम एरिया ऑफ रेजिडेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम और स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। नगरीय भागों में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में कार्यरत जनसंख्या का प्रमाण अधिक होता है, और बच्चों ग्रामीण भागों में ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश में अन्न उत्पादक में कार्यरत होती है जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या अनाज खाद्य सामग्री हेतु ग्रामीण जनसंख्या पर आश्रित होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब बच्चों हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये प्राथमिक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय आप देख सकते हैं बच्चों, गन्ने से किस तरह से गुड़ या चीनी बनाना द्वितीयक व्यवसाय में आता है। और बच्चों ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एक उदाहरण है, ये तृतीयक व्यवसाय में आता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, हमने इसकी चर्चा इसके पहले थोड़ी सी की है। आइए बच्चों एक एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। तो इस एक्टिविटी को आपको ध्यान समझिए। निम्नलिखित तालिका के आधार पर एक स्तंभालेख आपको तैयार करना है तथा विभिन्न साक्षरता के प्रमाण पर चर्चा करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ देश दिए हुए, जैसे देखिए बच्चों अर्जेंटीना, ब्राजील, और यहाँ पर साक्षरता दिया हुआ है। अर्जेंटीना की साक्षरता है कितना? 98.1, 98.1। ब्राजील की साक्षरता 92.6, भारत की 72.1, चीन की कितनी? 96.4, बांग्लादेश की, राइट। तो बच्चों क्या आपको तैयार करना है? एक स्तंभालेख तैयार करना है। तो बच्चों स्तंभालेख आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं? इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं बच्चों। तो इधर आप लिखेंगे ये देश का नाम, जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत, ऐसा लिख लेंगे। ये जो देश दिया हुआ है इस तरफ लिख लीजिए। और बच्चों इसके बाद साक्षरता, या साक्षरता कहाँ प्रतिशत में देना है, तो आप देखिए कहाँ तक? 100%, 0 से लेकर 100%। तो आप जो है इस एक्सिस पर यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 0, 10, 20, 30 लेकर के 100% तक आप लेंगे। ये चूंकि बच्चों अधिकतम जो साक्षरता की जो प्रतिशत की बात करें वो 100% तक, यहाँ पर साक्षरता प्रतिशत लिख लीजिए। और अब इसको अब बच्चों डेटा इंटरप्रेट कर लीजिए, जो आपके पास डेटा है उपलब्ध है। तो जैसे अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना का कितना है? 98.1, तो 98.1 आप दिखा दीजिए। इसी तरह से ब्राजील का है कितना? 92.6, तो 92.6 आप दिखा लीजिए। ये देखिए 90 है, 92.6। तो इस तरह से बच्चों आप स्तंभालेख बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों जो आप यहाँ पर स्केल दिया है, पैमाना दिया है, वो आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देशों के नाम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं स्तंभालेख, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। हम लिटरेसी की बात करें बच्चों, साक्षरता की बात करें। समाज में कुछ लोग साक्षर होते हैं तो कुछ लोग निरक्षर। यदि कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है तो हमारे देश में उसे साक्षर माना जाता है।
यह व्याख्या अलग अलग देशों में अलग अलग स्वरूप की हो सकती है। साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश की जनसंख्या की गुणवत्ता पर प्रकाश डालती है। राइट, ये हमें ध्यान रखना है। बात करें बच्चों लिटरेसी की बात कर रहे हैं, साक्षरता की बात कर रहे हैं। केवल 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की संरचना को साक्षर अथवा निरक्षर में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान रखिए बच्चों, केवल 7 वर्ष या उससे अधिक, ध्यान रखना है, ये उससे अधिक आयु की संरचना को साक्षर अथवा निरक्षर में वर्गीकृत किया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। साक्षरता सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सूचक है। यदि साक्षरता दर अधिक है तो देश सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकसित समझा जाता है। साक्षरता के कारण सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे देख लेंगे। इस बच्चों भौगोलिक स्पष्टीकरण ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हम बात करेंगे माइग्रेशन की बात करें, यानी प्रवासन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जब व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवासन कहते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं। प्रवासन अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप का हो सकता है। जैसे लोग विवाह के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए तबादला कभी हो जाता है, कभी पर्यटन पर जाते हैं, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसके कारण, कभी युद्ध हो जाता है उसके कारण। तो तमाम कारणों से लोग क्या करते हैं, प्रवासन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो प्रवासन के अनेक प्रकार हो सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक मोड है, एक माध्यम है, आप देख सकते हैं जिसके माध्यम से लोग प्रवासन करते हैं, एक उदाहरण दिया हुआ है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ये हम बात कर रहे हैं प्रवासन की, यानी माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जिस क्षेत्र से लोग प्रवासन करते हैं वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है। राइट, ध्यान रखिए, जिस क्षेत्र से लोग प्रवासन करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है। पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसलिए उस प्रदेश को मानव संसाधन, इसलिए उस प्रदेश में मानव संसाधन का अभाव हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ जाकर लोग बसते हैं वहाँ जनसंख्या में वृद्धि होती है। यस, जहाँ पर लोग जाकर के बसते हैं इस वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। और क्या समस्या होने लगती है बच्चों, और सार्वजनिक सेवाओं पर तनाव बढ़ता है, जनसंख्या की संरचना में भी परिवर्तन आता है। यहाँ पर एक उदाहरण आप देख सकते हैं माइग्रेशन का, प्रवासन का। तो देख सकते हैं बच्चों, आइए हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए, दिया हुआ है जिससे बच्चों अब दिया है अफगानिस्तान। तो देखिए प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत देखिए बच्चों, अफगानिस्तान 0.14, ब्राजील में देखिए बच्चों 0.34, कुवैत में देखिए 62.11। तो कितना बड़ा अंतर है, जरा ध्यान से समझिए। बांग्लादेश में देखिए 0.73, जर्मनी में 12.31, हांगकांग में देखिए, यस बच्चों, भारत में देखिए 0.52, ओमान में 24.2। तो इस पर आधारित प्रश्न किस तरह से बनेंगे वो देखिए। किन देशों में जनसंख्या का जो है 10% से भी कम भाग प्रवासित लोगों का है। तो बच्चों 10% से कम है तो आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं, जैसे इसमें अफगानिस्तान शामिल है। राइट, तो कौन कौन से देश शामिल हैं वो आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान है, ब्राज़ील है, राइट, आप देखिए 10% से। इसके साथ साथ बांग्लादेश है, ये आप बांग्लादेश को भी देख सकते हैं जो 10% से कम है। इसके अलावा और कौन सा देश है, भारत है, ग्रेट ब्रिटेन है। राइट, देखिए भारत है, ग्रेट ब्रिटेन है, इस बच्चों, तो ये 10% से कम है। और अगला प्रश्न क्या है, किस देश में जनसंख्या 10% से 20%? तो 10% से 20% में बच्चों इसी तरह से आपको देख करके लिख देना है। यस, तो इसमें आप देखेंगे तो 10% से 20% में आप जर्मनी देखिए तो आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है। यस, और संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए तो ये आप देख सकते हैं। यस, तो 20% से अधिक प्रवासन जनसंख्या किस देश में है, इसके पीछे कारण भी बताइए। तो 20% से अधिक की बात करें तो बच्चों आप 20% से अधिक आप देख सकते हैं, जैसे कुवैत है। ये बच्चों कुवैत की बात करें तो आप देख सकते हैं। इसके साथ हांगकांग की बात करें, हांगकांग आप देखिए, इजराइल देखिए, ओमान देखिए, सऊदी अरब देखिए, तो ये सब क्या है, 20% से अधिक है। इस बच्चों तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर जो है अगर माइग्रेशन की बात करें वो 20% से भी अधिक आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चों इस तरह से अगर हम बात करें कि इसके कारणों की अगर बात करें तो आप इन कारणों को समझ सकते हैं कि इन देशों में 20% से अधिक है। और बच्चों आप समझ सकते हैं कि इनमें नैसर्गिक यानी खनिज तेल की बात करें या इस तरह की नैसर्गिक जो साधन संपत्ति है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भंडार आप इसके समझ सकते हैं। यस, इस देश में रोजगार की संधि जो है अगर कहें तो उपलब्ध होने के ये भी कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे क्षेत्र में जो मनुष्य बल की बड़े पैमाने पर जो आवश्यकता होती है
वो भी एक कारण हो सकता है। तो चलिए बच्चों, और कारणों का आप प्रयास आपको करना है। किसी भी दो देशों के लिए वृत्तारेख बताइए, बनाना है। इस वृत्तारेख की बात करें, जैसे वृत्तारेख किस तरह से बनाया जाएगा। यस बच्चों, तो जैसे अगर आप देखिए बच्चों यहाँ पर बनाया हुआ है, यस आप देखिए, जैसे कुवैत की बात करें तो कुवैत में देखिए 62.11 आप दिया हुआ है। तो स्थलांतरित की संख्या आप देखिए 62.11। तो ये वृत्तारेख है, यहाँ आप देखिए 62.11% दिया हुआ है, ये स्थलांतरित है। यस बच्चों, तो इस तरह से और भी देशों का आप तैयार कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये अगर इस तरह का वृत्तारेख तैयार करना है तो बच्चों आपको मालूम है यस ये 62.11 62.1 है, और पूरा अगर देखिए बच्चों ये 360 डिग्री, और बच्चों अगर यस अगर 100% के हिसाब से देखेंगे तो इतना प्रतिशत ये है, तो बाकी बचा हुआ प्रतिशत ये है, राइट, जो स्थलांतरित नहीं है। ये 62.11 स्थलांतरित है। तो इस तरह से बच्चों आप वृत्तारेख तैयार कर सकते हैं और भी देशों का। यस, तो प्रवासन एवं प्रदेश के विकास की अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों आपको एक टिप्पणी लिखने की बात कही गई है, तो इस तरह से आप एक टिप्पणी लिख सकते हैं। यस, कि किस तरह से यूँ कहें कि जहाँ पर जब माइग्रेशन होता है बड़े पैमाने पर, आप समझ सकते हैं बच्चों, तो उसका मूल प्रदेश पर, जो मूल देश पर किस तरह से विकास की स्थिति पर जो है एक सकारात्मक परिणाम होता है, तो लेकिन एक नकारात्मक परिणाम भी होता है। ये इस संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे बहुत अधिक अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहाँ की जो साधन संपत्ति पर, उस पर जो है जो नागरिक सुविधाएं हैं उस पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए एक अगर कहें कि मर्यादा जो कहते हैं एक लिमिट में अगर माइग्रेशन होता है तो उसे ठीक माना जाता है, जो कि विकास के अनुकूल परिणाम उससे निकलते हैं, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। यस बच्चों, हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के विपरीत जनसंख्या के वितरण पर परिणाम करने वाले कारकों में प्रवासन एक महत्वपूर्ण कारक है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रवासन के कारण प्रदेश की जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, जनसंख्या की संरचना पर असर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करें। यस की उपरोक्त तालिका में कुछ देशों में प्रवासी जनसंख्या का अनुपात दिया हुआ है, जिसकी चर्चा अभी हमने की। यस, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे अफगानिस्तान में प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत 0.14, ब्राज़ील में 0.34, कुवैत में 62.11, जिसकी अभी हमने चर्चा की है। जहां प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहां मुख्यतः रोजगार और व्यवसाय के अवसर, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास इत्यादि कारकों का परिणाम है, ये हम समझ सकते हैं, राइट। तो बच्चों इसे हमें ध्यान रखना। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों, इसके विपरीत राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि कारणों से प्रवासितों की संख्या कम होती है। भारत जैसे देश में प्रवासितों का प्रतिशत भले ही कम हो, किंतु जनसंख्या की तुलना में यह संख्या अधिक दिखाई पड़ती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, हम भारत की बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर आपको चर्चा करना है और आपको देखना है कि इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। चलिए बच्चों, एक कृति है, जैसे किसी स्थान की अगर बात करें तो वो नीचे दिए गए स्थानों पर कार्य करने वाले लोगों को यस आप क्या कहेंगे, जैसे खेत, कारखाना, होटल, अस्पताल, दुकान, विद्यालय, कार्यालय। यस बच्चों, अगर आप चाहें तो इसकी सूची बढ़ा सकते हैं। तो आप इनके बारे में पता करेंगे, ऐसे कार्य करने वाले लोग कितनी आयु तक काम करते हैं, काम के बदले उन्हें क्या मिलता है, किन कामों में कौशल की आवश्यकता होती है, किन कामों के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, कौन से काम शिक्षा के बिना भी किए जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको एक कृति करनी है, एक सर्वेक्षण करना है, राइट। तो बच्चों चाहे खेत में काम करने वाले हों, कारखाने में, होटल में, जब आपको समय मिलता है तो अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में इस तरह की कृति आपको करनी है। ठीक है बच्चों, ये कृति है, आप करेंगे, इसके बाद आपको अनुभव प्राप्त होगा, फिर तमाम जो चीज़ें आपने अध्ययन की है उससे आप टैली करेंगे और समझ पाएंगे। आइए बच्चों, अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो बच्चों भाग 2 हमने अध्ययन कर लिया बच्चों, अब हम इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों पहला कथन, जनसंख्या का स्त्री एवं पुरुष में वर्गीकरण सर्वाधिक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक वर्गीकरण है। याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? जनसंख्या का स्त्री एवं पुरुष में वर्गीकरण सर्वाधिक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक वर्गीकरण है।
तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, बहुत ही आसान है। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों एक कथन और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए कथन सत्य है या असत्य। यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होगी तो लिंग अनुपात कम माना जाता है, और यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तो लिंग अनुपात अधिक माना जाएगा। तो क्या ये कथन सत्य है? इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो अगला कथन है बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। जब व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवासन कहते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। अगला कथन है, प्रवासन के कारण प्रदेश की जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। याद कीजिए बच्चों, क्या यह कथन सत्य है? प्रवासन के कारण प्रदेश की जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। तो चलिए बच्चों उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों अंतिम कथन हम ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। जिस क्षेत्र से लोग प्रवासन करते हैं वहां की जनसंख्या अधिक हो जाती है। याद कीजिए बच्चों, जिस क्षेत्र से लोग प्रवासन करते हैं यानी माइग्रेट करते हैं जहां से लोग, तो वहां की जनसंख्या अधिक हो जाती है, ऐसा कहा जा रहा है कथन में। तो क्या यह सत्य है? तमाम बच्चों ने समझ लिया होगा। तो चलिए बच्चों बताइए, यह कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो क्या इसमें असत्य है? जिस क्षेत्र से लोग प्रवासन करते हैं वहां की जनसंख्या अधिक हो जाती है, ऐसा इस कथन में कहा गया है। बच्चों आपको याद आ गया होगा कि असत्य कहां है। इस बच्चों तो इसको सत्य करना है। जिस क्षेत्र से लोग प्रवासन करते हैं वहां की जनसंख्या कम हो जाती है। यहां पर क्या लिखा था बच्चों? अधिक हो जाती है। तो जहां से लोग माइग्रेट कर जाएंगे तो वहां तो जनसंख्या कम हो जाएगी ना, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? अधिक लिखा हो। तो बच्चों इसको आपको सही करना है, तो वहां की जनसंख्या कम हो जाती है। इस तरह से कथन को सुधार को आपको फिर से लिख देना है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों भाग दूसरा आपने अच्छी तरह समझ लिया है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, तो बच्चों अगली बार अर्थात जब हम जनसंख्या अर्थात लोक संख्या पार्ट 3 में हम आएंगे बच्चों, तो इस अगले भाग में हम जनसंख्या एक संसाधन के रूप में इसे विस्तार से समझेंगे तथा मानव विकास सूचकांक क्या होता है इसकी जानकारी हम तीसरे भाग में लेंगे। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।